जय हिंद एंड नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकहितवाद अथवा जनहित याचिका। दोस्तों, 2017 और 2021 के दरोगा वाले पेपर में इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न आए हैं और आज हम इस वीडियो में जो 2017 और 21 में क्वेश्चन आए हैं PIL से यानी इस जनहित याचिका से वो सभी देखेंगे। हमने इसमें 15 क्वेश्चन भी बनाए हैं और इसकी थ्योरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ पढ़ते रहोगे। पहले हम इसकी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद में फिर प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जो 2017 और 21 में प्रश्न आए हैं उनमें से कुछ प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। ठीक है, बाकी आप थ्योरी में से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं शुरुआत इसकी। देखिए, लोकहितवाद, इसी को हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में से PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकहितवाद या जनहित याचिका या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL शॉर्टकट फॉर्म होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया इसका नाम, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे इसमें। ठीक है, देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक, तो लोकहित शब्द संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है लोगों का हित, अर्थात लोकहितवाद या जनहित याचिका को लोकहितवाद या जनहित याचिका को सामान्य जनों की याचिका भी कहते हैं। ठीक है, यह न्यायाधीशों के दिमाग की उपज मानी जाती है, अर्थात इसका उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही किसी अन्य कानून में है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो लोकहितवाद है या जनहित याचिका है ये आम लोगों के लिए बनाई गई है, यानी जो कितने असहाय होते हैं, कमज़ोर होते हैं या मजदूर वर्ग के लोग होते हैं जो खुद केस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ये जनहित याचिका काम आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी पॉइंट क्लियर करते हुए जाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और इसमें से खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तथा भारत में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, उस समय पर जस्टिस जो थे वो PN भगवती थे। ठीक है, इसलिए इनको PIL का जनक भी मानते हैं। इनके अलावा एक और जस्टिस थे VR कृष्ण अय्यर, इनको भी अग्रणी माना जाता है PIL में। तो ये दो लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि PIL के मामले में कौन दो लोग अग्रणी थे। तो एक तो PN भगवती हैं और एक VR कृष्ण अय्यर हैं। ठीक है, अगर जननी की बात की जाए तो पुष्पा कपला हिंगोरानी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनक इसके PN भगवती हैं। ठीक, और जननी पुष्पा कपला हिंगोरानी है। दोस्तों, 2017 का कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, इसके बाद में हम अगली वीडियो केस पर बनाएंगे। जो केस होते हैं ना, इसी टॉपिक का ही एक भाग होते हैं, PIL का ही। तो 2017 वाले पेपर में प्रत्येक पेपर में 2 केस आए थे और 1-2 इसका क्वेश्चन आया था। तो लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे प्रत्येक पेपर में PIL से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया इसके बारे में सामान्य परिचय। अब पढ़ते हैं इसका उद्देश्य। ठीक है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है सभी को न्याय के समान अवसर मिले। ठीक है, जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको सभी को न्याय के समान अवसर मिले। ठीक, इसके तहत ही किसी व्यक्ति के निजी अधिकार का होना आवश्यक नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब PIL हम दायर करेंगे तो वो निजी अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए उसमें उसमें सार्वजनिक हित होना चाहिए, सामाजिक हित होना चाहिए। ठीक है, इसमें गरीबों, साधनहीनों या अज्ञानता के कारण स्वयं वाद लाने में यानी केस लाने में असमर्थ व्यक्तियों के सुने जाने का अधिकार लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये सुने जाने का अधिकार लागू होता है इसमें। ठीक है, कैसे लोगों का? तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं या साधनहीन होते हैं, यानी जिनके पास में साधन नहीं होता है या जो अज्ञानता के कारण केस नहीं लड़ पाते हैं। ठीक है, और जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं तो उनको सुने जाने का अधिकार लागू होता है इस PIL में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके तहत कोई VVIP PIL दायर नहीं कर सकता। कुल मिला के ये है कि जो PIL दायर की जाती है वो
सामाजिक हित के लिए होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जो PIL दायर की जाती है, ये प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध मानवीय अधिकारों को मान्यता देती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सरकार या प्रशासन के द्वारा मानवों पर अत्याचार किया जाता है, या पर्यावरण पर या प्रकृति पर, ठीक है, उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जिसका निजी लाभ ना हो या कोई संस्था PIL को दायर कर सकती है। ठीक है, इसमें ये कुछ वाक्य हैं, इन्हें ध्यान रखोगे। लोकस स्टैंडी, तो इसका मतलब होता है सुने जाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक तो ये शामिल होता है सुने जाने का अधिकार। दूसरा है जो PIL है, यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से संबंधित है। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखोगे, इन 2 पर निर्भर होती है ये। ठीक, अगला ये है जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर उपचार नहीं है तो अधिकार नहीं है, अगर अधिकार नहीं है तो फिर उपचार नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये है, इसे अनुच्छेद 14 और 21 को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि PIL ऐसी दायर की जाती है, जैसे किसी ने PIL दायर की है तो पहले उसे ये देखा जाएगा कि ये PIL में दायर होने लायक है भी अथवा नहीं भी। ठीक है, तो उसके लिए पहले अनुच्छेद 14 और 21 इनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमने इसमें पॉइंट पढ़े हैं, कौन से पॉइंट पढ़े हैं। एक तो इसका सामान्य परिचय पढ़ा है हमने, ठीक है, सामान्य परिचय। ठीक, और दूसरा पढ़ा है इसके बारे में सामान्य यानी जनहित याचिका का उद्देश्य। ठीक है, कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है। ठीक है, यानी कब, कौन, कैसे, कहाँ, ये चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। यानी कब दायर की जा सकती है, कैसे दायर की जा सकती है, कौन दायर कर सकता है, कब दायर कर सकता है, तो ये 4 पॉइंट याद रखने, बस हो गई पूरी PIL। ठीक है, तो इसे जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है। ठीक, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा या सामाजिक संस्था द्वारा इसे दायर किया जा सकता है। ठीक, लेकिन इसमें व्यक्तिगत हित शामिल नहीं होना चाहिए, यानी जो दायर करने वाला है उसका खुद का हित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि एक सामाजिक हित होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जनहित याचिका निजी लाभ के लिए दायर नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर किसी ने निजी लाभ के लिए दायर कर दी ना, तो उस पर जुर्माना भी लगा सकता है कोर्ट। ठीक, यह सबके हित के लिए होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए इसे, जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका को कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है या कोई भी सामाजिक संस्था दायर कर सकती है। बस शर्त ये है कि उसमें उसका निजी लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है उसको। ये सबके हित के लिए होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक हित के लिए या फिर लोगों के एक बड़े समूह के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए उसका, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जनहित याचिका कैसे दायर होती है। ठीक, कैसे दायर होती है। देखिए, इससे पहले कौन दायर कर सकता था, अब कैसे दायर होती है। केवल 4-5 पॉइंट याद रखने, कैसे दायर होती है, कौन करता है, कहाँ करता है, कब करता है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, देखिए, इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा या सामाजिक संस्था के द्वारा सामाजिक लाभ के लिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर के अथवा पत्र के माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी 2 तरीके से दायर होती है ये, या तो स्वयं उपस्थित होकर के या फिर पत्र के माध्यम से। ठीक, दोनों ही तरीके से दायर हो जाती है ये। ठीक है दोस्तों, पत्र के माध्यम से दायर की जा सकती है। ठीक, कितने तरीके से, 2 तरीके से, या तो व्यक्ति खुद चला जाए उसमें उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर पत्र लिख के भेज दें। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें, न्यायालय अपने संज्ञान पर भी PIL को दायर कर लेता है। जैसे सोशल मीडिया के आधार पर न्यायालय को पता चलता है कोई केस मतलब हाईलाइट हो जाता है, तो उसे लगता है कि इसमें कोई भी पक्षकार नहीं आ रहा है दायर करने के लिए, तो न्यायालय अपने आप से भी दायर कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे जनहित याचिका मानना है अथवा नहीं मानना है, यह न्यायालय के विवेक पर आधारित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कोई पत्र लिख के भेजा है या कोई केस दायर किया है PIL के रूप में और वो PIL के रूप में दायर ही हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन देखी जाएंगी कि वो निजी लाभ के लिए है
या सार्वजनिक लाभ के लिए है, ठीक है। अगर निजी लाभ के लिए होगी तो खारिज कर दिया जाएगा, और सार्वजनिक लाभ के लिए होगी तो पीआईएल में मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका निर्णय करता कौन है? तो इसका निर्णय करता है जो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, कोर्ट का रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार के बारे में जानते होंगे, ये सबसे बड़ा ऑफिसर होता है कोर्ट का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पीआईएल को मान्यता देनी है या उसे खारिज करना है, यानी पीआईएल मानी जानी है कि नहीं मानी जानी है, तो इसका निर्णय रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है, ठीक। इसका निर्णय रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक। विबंध का मतलब ये होता है इसमें कि ये किसी पर्सनल व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए अगर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू हो जाती है तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक। ये कथन में आते हैं, देखिए 2017 वाले सेट लगाओगे ना आप, ये एक एक लाइन मिलेगी तुम्हें वहाँ प्रश्नों के रूप में, ठीक है। तो जनहित याचिका को अगर इस पर सुनवाई शुरू हो गई तो उसके बाद में फिर से वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सुनवाई के समय जनहित याचिका दायर करने वाले का वहां उपस्थित होना भी अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मुंबई में कोई घटना घटी है और यूपी का कोई व्यक्ति पीआईएल दायर करना चाहे तो वो कर सकता है पत्र के माध्यम से, और उसका वहाँ कोर्ट में रहना सुनवाई के समय अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना और सुनना। या फिर मान लो यूपी में कोई घटना घटी है और दिल्ली का कोई व्यक्ति पीआईएल दायर करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? या तो न्यायालय में स्वयं जा करके या फिर पत्र भेज करके, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। देखिए जनहित याचिका कब दायर की जाती है, ठीक है दोस्तों। बस यही पॉइंट 4-5 ध्यान रखने, कब दायर की जाती है, कैसे दायर की जाती है, कौन करता है, कहाँ करता है, ठीक है। तो अब ये कब दायर की जाती है, तो देखिए यह है सरकार, निगम, कंपनी, प्रशासन आदि के खिलाफ तब दायर की जा सकती है जब इनके द्वारा मानव, प्रकृति, पर्यावरण आदि को हानि पहुंचाई जाती है, ठीक है। यानी सरकार के खिलाफ ही ये दायर की जाती है, ठीक है दोस्तों। सरकार है या कोई निगम है या कंपनी है या प्रशासन है, इनके खिलाफ दायर की जाती है ये। और कब दायर की जाती है? जब इसके द्वारा किसी मानवों को या प्रकृति को या पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है, ठीक। ठीक है। अथवा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, यानी कोई सरकारी कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, या नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, या श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार, ठीक। श्रमिकों के प्रति अमानवीय अमानवीय व्यवहार, या बंधुआ मजदूरी, या न्यूनतम मजदूरी, या उपेक्षित बच्चे जो आवारा बच्चे होते हैं या जो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं वो, या कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार, या दंगा पीड़ित, या सड़क पर लगे हो होर्डिंग साइन हटाने आदि के लिए, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के यह है कि इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बस ये इन सभी का मतलब यही हो गया कि कोई व्यक्ति अगर अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए दायर करता है तो फिर वो इसमें पीआईएल में दायर नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे मान लो आपके शहर में गंदगी भरी पड़ी है बहुत ज़्यादा, ठीक, और उसे सरकार नहीं उठवा रही है, नगर निगम वाले नहीं उठा के ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक है। सड़कों पर जो लाइटें होती हैं खराब पड़ी हुई हैं उनके लिए हम पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक। सीवर टैंक जो होते हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं उनके लिए पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक है। शहर के बीचों बीच में मान लो कोई फैक्ट्री खुली हुई है और वो बहुत ज़्यादा धुआं फेंकती है तो उसके लिए पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह के कारणों के लिए हम पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें ये बात और ध्यान रखनी है, जनहित याचिका को तभी दायर कर सकते हैं जब कोई दूसरा विकल्प न्यायिक उपचार के रूप में ना रहे, ठीक है। अगर कोई दूसरा विकल्प है, मान लो जैसे तुम्हारे शहर में बहुत गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है, और तुमने उसकी शिकायत की नगर निगम में, नगर पालिका में, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, फिर से शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो तुम पीआईएल दायर कर सकते हो, ठीक है। ये होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट, नोट है इसमें नोट का मतलब ये है 10 या 20 रुपए का नहीं है,
यह देखिए, भारत में इसकी शुरुआत बम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के बाद से शुरू हुई। ठीक है। इस समय जस्टिस पीएन भगवती थे। इसी केस में सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की विचारधारा ली गई थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला केस कौन सा था इसका, ये ध्यान रखोगे तो ये ही है, बम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई। आगे बढ़ते हैं अब, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इसमें 4-5 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो सामान्य परिचय पढ़ा है इसका कि पीआईएल होती क्या है। ठीक है। दूसरा, उद्देश्य पढ़ा है कि पीआईएल क्यों बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर पढ़ा कि पीआईएल दायर कौन कर सकता है। ठीक है। तो कौन दायर कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कोई भी सामाजिक संस्था कर सकती है। ठीक। और कहाँ पर कर सकती है, तो अब ये है अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए, ये जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रतियों में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर पीआईएल को हम दायर कर रहे हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके लिए 5 प्रतियां होनी चाहिए। ठीक है। अगर 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर कर रहे हैं तो 2 प्रतियां होनी चाहिए उसकी। ठीक है दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो 5 प्रतियां होनी चाहिए, और हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो 2 प्रतियां होनी चाहिए। ठीक है। एवं इसका नोटिस पक्षकार को तभी भेजा जाता है जब याचिका मान्य हो जाती है, यानी वो पीआईएल है अथवा नहीं है। ठीक है। अगर वो मान्य हो जाती है और उस पर सुनवाई होने लगती है तो पक्षकार को उसका एक नोटिस दे दिया जाता है कि तुम्हारी इस पर ये पीआईएल के रूप में मान्य हो गई है और ये अब सुनवाई लायक है। ठीक है दोस्तों, अगर उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक। और सुनवाई के समय क्या है, जिसने पीआईएल दायर की है उसका रहना भी वहाँ पर आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। मुंबई की घटना को यूपी का व्यक्ति पीआईएल के रूप में दायर कर सकता है। ठीक है। देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम, यह है न्यायालय द्वारा किसी समिति या आयोग का गठन किया जा सकता है। अगर मान लो न्यायालय पर ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है तो न्यायालय अपने विवेक से किसी समिति या आयोग का गठन कर सकता है जो जनहित याचिका पर काम करे तथा उसकी जांच रिपोर्ट बनाकर भेजे। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई याचिकाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा याचिकाएं हो गई हैं, तो कोर्ट के द्वारा एक समिति बना दी जाएगी और उसका कार्य ये होगा कि वो उन याचिकाओं को जनहितवाद के रूप में निपटाए या फिर उनकी जांच करे और रिपोर्ट बना करके भेजे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने पढ़ लिए हैं कुछ पॉइंट। ठीक। कौन से पॉइंट पढ़े हैं, तो हमने पढ़े हैं इसका सामान्य परिचय। ठीक है। सामान्य परिचय में इसके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई थी और ये है क्या। ठीक। और इसके बाद में पढ़ा है हमने सामान्य उद्देश्य इसका। ठीक है। याचिका का उद्देश्य यानी क्यों बनाया गया था, ये क्या आवश्यकता पड़ी थी। ठीक। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि इसे पीआईएल को दायर कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कोई भी सामाजिक संस्था कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि उसका खुद का निजी लाभ नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद में हमने पढ़ा है जनहित याचिका कैसे दायर होती है। ठीक है। तो 2 तरीके से होती है ये, कैसे कैसे, एक तो स्वयं उपस्थित होकर के और दूसरा पत्र के माध्यम से। ठीक है। अब वो पीआईएल मान्य है कि नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय रजिस्ट्रार करता है। ठीक है। कोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो। ठीक। क्या न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्षकार का उपस्थित रहना जरूरी होता है, तो उसका जरूरी नहीं होता रहना। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ा था हमने, जनहित याचिका कब दायर की जाती है। ठीक है। जनहित याचिका कब दायर की जाती है, तो कब दायर की जाती है, जब मानवों के बड़े समूह पर या सार्वजनिक जगह पर कोई हानि पहुंचा रहा हो। ठीक है। सरकार, कंपनी या निगम, तब। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो बम्बई कामगार सभा से। ठीक है। और इस समय न्यायाधीश कौन थे, तो पीएन भगवती थे। ठीक है दोस्तों, पीआईएल का जनक कौन माना जाता है, पीएन भगवती और जननी पुष्पा कतला हिंदुरानी। एक और पॉइंट पढ़ा था हमने कि पीआईएल कहाँ दायर की जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दायर की जाती है। कितनी प्रतियों में, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रतियों में और हाई कोर्ट में 2 प्रतियों में। ठीक है दोस्तों, बस। अगर इन पर न्यायालय पर ज़्यादा बोझ आ जाता है तो ये एक समिति या आयोग का गठन कर सकते हैं जो याचिका पर काम करे और उसकी रिपोर्ट बना करके भेजे। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ ली थ्योरी। और अब हम पढ़ेंगे 2017 और 2021 में आए हुए प्रश्न। ठीक है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। हमने ये शिफ्ट भी डाल रखी है कि कौन सी शिफ्ट में आया था ये पेपर।
वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमने थोड़े से ही रखे हैं, बाकी आप लगाओगे सेट तो उसमें जो थ्योरी कराई है इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ पर जनहित याचिका दायर कर सकता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये आया है यूपीएसआई 2021 में 17 तारीख को, तीसरी शिफ्ट में आया है, ठीक। तो कोई व्यक्ति या सामाजिक संस्था, देखिए यहाँ पर भी हम इसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो कोई व्यक्ति या सामाजिक संस्था या तो उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, पीआईएल को दायर कर सकता है, ठीक। अब वो पीआईएल है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय रजिस्ट्रार करता है, ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रार, ठीक, रजिस्ट्रार करता है इसका निर्णय, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में है तो 2 प्रतियों में होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में है तो 5 प्रतियों में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी हम क्लियर करते जाएंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में कितनी प्रतियों में बताया था, तो उच्च न्यायालय में 2 प्रतियों में और सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रतियों में, ठीक है। अनुच्छेद बताइए होंगे 226 और ये 32। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों के बीच सही संबंध चुनिए, ठीक है। तो पहला कथन है, जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है, ठीक है। दूसरा है, जनहित याचिका में पत्र काव्यगत का प्रतिष्ठापन किया जाता है, और ये आया है 2021 में 12 नवंबर को, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक। तो दोनों कथनों के बीच संबंध बताओगे कौन सा इसमें सही है, ठीक है दोस्तों। लोकस स्टैंडी नियम का विस्तार करती है पीआईएल, और ये दूसरा है पत्र काव्यागत का प्रतिष्ठान करती है, तो इनमें से कौन सा सही है, बताओगे केवल ए सही है या केवल बी सही है या दोनों ही सही है या कोई सही नहीं है, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नहीं, कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि कैसे मामलों में पीआईएल को दायर नहीं किया जा सकता, ठीक। हमने बताए थे मामले कौन से थे, तो निजी लाभ वाले मामले नहीं होने चाहिए, ठीक है, बल्कि सार्वजनिक लाभ वाले मामले होने चाहिए, ठीक है, या उनसे कोई मानवों का एक बड़ा समूह प्रभावित हो रहा हो, वो होने चाहिए, ठीक। और ये आया है 2021 में, ठीक है। ऑप्शन है इसके, मकान मालिक और किराएदार का मामला, या पेंशन से संबंधित मामला, या दंगा पीड़ित से संबंधित मामला। तो इसमें कौन से मामले पर विचार नहीं किया जाएगा, बताओगे। मकान मालिक और किराएदार के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा, या पेंशन से संबंधित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा, या दंगा से पीड़ित मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन 2 पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत मामले हैं, इसलिए पेंशन से संबंधित और किराएदारी से संबंधित, ठीक। लेकिन जो ये दंगा पीड़ित से है, ये वाला, इस पर विचार किया जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, इसके आधार पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए और बी, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना तो इस पर ना इस पर, ठीक। दंगा से पीड़ित मामले पर विचार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका मामले में किसी समिति से संबंधित न्यायालय का कौन सा कार्य सही है, ठीक है, सही है, ये पूछा है, और ये 2017 का क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन इसके बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन भी बड़े हैं और इसके आंसर भी बड़े हैं थोड़ा, तो बहुत ही सावधानी से हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसके, देखोगे, न्यायालय किसी समिति का गठन कर सकता है जो जनहित से संबंधित मामले की जांच करे एवं उसकी रिपोर्ट दे, ठीक है। तो पीआईएल से संबंधित मामले पर न्यायालय का कथन पूछा था कि कौन सा सही है, तो देखिए पहला ऑप्शन ये है,
ठीक है, न्यायालय किसी समिति का गठन कर सकता है जो जनहित से संबंधित मामले की जांच करे एवं उसकी रिपोर्ट दे। और दूसरा है, समिति को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह याचिका पर संज्ञान ले और उसे जनहित में निपटाए। ठीक है, तो बताओगे कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा कि बी सही होगा? तो इसके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, न्यायालय का ये कार्य होता है, जब उसके ऊपर बोझ आ जाता है तो वो समिति का गठन कर सकता है जो जनहित से संबंधित मामले की जांच भी कर सकती है और उसे उस पर संज्ञान भी ले सकती है। ठीक है, और उसे जनहित के मामले में निपटा भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये। ठीक है, ए बी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसे जनहित याचिका की जननी कहा जाता है जिन्होंने 100 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की थी, जिसमें मुख्य है अकफोड़वा कांड। ठीक है, 2017 में आया हुआ ये प्रश्न। तो किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, यानी पीआईएल की जननी किसे कहा जाता है? तो बताओगे लिली थॉमस, इंदिरा साहनी। ठीक है, ऑप्शन है इसके लिली थॉमस, इंदिरा साहनी, पुष्पा कपिला इंगुरानी या हुसनारा खातून। यानी जननी, पीआईएल की जननी किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, पुष्पा कपिला इंगुरानी। ठीक है दोस्तों, और जनक कौन है इसके? तो पीएन भगवती हैं। जनक पूछे जाए तो पीएन भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है। कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें पीआईएल को दायर किया जा सकता है? ऑप्शन है इसके ये, बताओगे कौन से मामलों में दायर की जा सकती है पीआईएल? तो पहला ऑप्शन है, जहां राज्य सरकार के बाहरी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोगों पर दबाव पड़े। ठीक है, यानी प्रभावित हों। दूसरा है, सड़कों, सीवर आदि बनाए रखने के लिए। ठीक है, तीसरा है, सड़कों पर लगे साइनिंग बोर्ड हटाने के लिए, और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो पीआईएल इनमें से कौन से मामले के लिए दायर की जा सकती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो हैं ये व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि सामाजिक लाभ हैं, ये सभी लोगों के लिए लाभ है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो उसे के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। यानी अगर कोई पत्र व्यवहार किया जाता है, पत्र लिख करके याचिका दायर की जाती है, तो पहले उसे पीआईएल के रूप में माना जाना है। ठीक है, तो उसे कौन मानेगा? ठीक, ऑप्शन है इसके सहायक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, मजिस्ट्रेट या राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रार। ठीक है, कोर्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? ठीक, अगर कोई पीआईएल दायर की जा रही है तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन है इसके ये, रिट याचिका ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, ना कि किसी विशेष व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, याचिका केवल पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति ही दायर कर सकता है। तो सही आंसर बताना है इसका कौन सा हो जाएगा, पीआईएल के रूप में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला सही हो जाएगा इसमें, रिट याचिका ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो। देखिए, इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, याचिका केवल पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति ही दायर कर सकता है। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, याचिका को कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कोई भी व्यक्ति या फिर सामाजिक संस्था। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमने दे रखा है बी ऑप्शन में। ठीक है, यानी ए सही है। ठीक, ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे 2017 में, उन्होंने आंसर तो सही किए थे लेकिन यहाँ पर आकर के गलती कर दी थी ये। ठीक है, ऑप्शन भरने में एक ही जगह पर ऑप्शन ए में बी है और बी में ए है, तो ये गलत कर दिया था ऐसे आकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे पेपर करते समय।
अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के मामले में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2017 में आया ये क्वेश्चन भी। कौन सा कथन सही है? ठीक, बताओगे। पीआईएल के मामले में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसके, एक, पीआईएल के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी हथकड़ी अथवा बेड़ी में, यानी किसी को हथकड़ी अथवा बेड़ी में बांधकर नहीं रखा जाएगा, यह पूर्णतः मानव अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है दोस्तों, यानी एक पीआईएल का केस था, सुनील बत्रा का केस था, उसमें ये बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को बेड़ियों में अथवा हथकड़ी में जकड़ करके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, जनहित याचिका के एक फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे को असाधारण मामलों को छोड़कर, यानी जो संगीन अपराध किए हैं उनको छोड़कर जेल में नहीं रखा जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमने जे एक्ट में कराया है, जे एक्ट में, तो जो बाल अपराधी होते हैं, ठीक है, उन्हें असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके जो साधारण मामले होते हैं उनके आधार पर उन्हें जेल में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो इसके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कौन सा? पी और क्यू दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन है अगला, जनहित याचिका दायर करने से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2017 में आया है, कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसके, देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसके और ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें वीडियो बनाने में हमको। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना और क्वेश्चनों को समझना। पीआईएल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन इसके पहला, यदि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाए तो वह 5 प्रतियों में होनी चाहिए। ठीक है, हमने बताया था। दूसरा ऑप्शन है, यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है तो 2 प्रतियों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तो 5 प्रतियों में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जनहित याचिका उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में दायर की गई है तो 2 प्रतियों में होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, बड़ा न्यायालय बड़ी प्रतियां, यानी बड़ा न्यायालय ज़्यादा प्रतियां, छोटा न्यायालय कम प्रतियां। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो 5 और 2, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए इसमें तो ये वाला सही है, सी, पी और क्यू दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन किसी खतरनाक उद्योग, खान या फैक्ट्री में नहीं किया जाएगा और उनके काम के घंटों के साथ साथ उनकी शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा संबंधी निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में दिया था? ठीक है, ये बताना है। ठीक, ऑप्शन है इसके, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, या एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, या कादिर पहाड़िया बनाम बिहार राज्य, या फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक फैक्ट्रियों, जैसे जहाँ पर दिया सलाई बनती है या कोई और विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, तो वहाँ से दूर रखा जाएगा इनको। ठीक है, बच्चों से संबंधित इन्होंने गाइडलाइन दी थी एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अगर इस वाले केस की बात करें एसपी गुप्ता की, तो ये जजों के ट्रांसफर से संबंधित है। कादिर पहाड़िया ये मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, इंदिरा साहनी आरक्षण से संबंधित है। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम केस से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि केस 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक पेपर में केस के। ठीक है, क्वेश्चन है, किस केस में यह निर्धारित किया गया था कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है? ठीक है दोस्तों, बताओगे। बीएल बढ़ेरा बनाम भारत संघ, या कादिर पहाड़िया बनाम बिहार राज्य, या एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, या सुनील बत्रा का केस? ठीक है, अब देखिए इन्हें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, पहले वाला, क्योंकि और जो ऑप्शन है वो तो देखिए ये सुनील बत्रा का केस है, ये सुनील बत्रा का केस है। ये इन्होंने जेल में रह करके एक पत्र लिखा था कि यहाँ पर जो कैदी हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है और उन्हें बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ के रखा जाता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा, कैदियों से संबंधित सुनील बत्रा का केस। ठीक है,
एसपी गुप्ता का केस किससे संबंधित हो, जजों के ट्रांसफर से संबंधित है, ठीक है। कादर पहाड़िया का मजदूरी से संबंधित है, या बोनस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बोनस से संबंधित। अब रह गया ये बीएल बढ़ेरा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने का कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो देखिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये हमने पीआईएल पूरी करा दी, ठीक। अगला जो हमारी वीडियो होगी वो केस होंगे उसमें, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण केस। प्रत्येक पेपर में 2-2 केस पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है हमारी तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,